बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नन्हे मुन्ने, उनके मम्मी पापा, वो दूर से इलाकों से आए हुए लोग, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? पंडित जी साउथ। अरे साउथ में कोई जगह होगी ना, है? तिरुपति बालाजी। बहुत बहुत आंध्रा से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? दार्जिलिंग। बस आ गया मैं, दार्जिलिंग बस आने वाला हूँ। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग बस आने वाला हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? अरे बिहार में कहाँ से? छपरा से। छपरा से, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका भी नाम प्रतीक है, इसके साथ हाथ मिला, इसके साथ हाथ मिलाइए। देखता। अरे इनके साथ दुनिया हाथ मिलाएगी, काहे परेशान हैं आप? इनको जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। खूब आयुष्मान भव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो में आज शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में शरीक हो रही हैं। बहुत अच्छा शो है आपका और इसीलिए मैं रुकी हूँ। वैसे मेरा टाइम जाने का हो गया, मैंने कहा जब यहाँ आए तो देख के ही जाना। नहीं नहीं नहीं, गंगानगर से आप आए हैं और थोड़ा सा देर देख लीजिएगा। पानी लाओ, खड़े हो, पानी नहीं लाओ, चाय पिलवाएं आपको? प्रत्यक्ष देखना बात अलग होती है और टीवी में तो हम देखते ही देखते हैं। बस थैंक यू। अरे नहीं नहीं, पानी 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 वाली पीजिए। कहाँ से आए गुरु जी? सादरा से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फ्रॉम वेयर यू आर? यूके। यूके। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, प्लीज कम, प्लीज कम। व्हाट्स योर नेम? Kat. Thank you so much for coming to my show. Thank you so much. Just enjoy. I don't know how much you will understand, but of course. I'm going to translate that. Don't worry. I'm going to translate for her. I'm going to translate for her. मैं इसका तब तक यानी इसका अनुवाद करता रहूंगा। Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Love you. कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो ट्रांजिशन होता ना यूके से और बिहार का, बाबूजी यही खेल है बिहार का। यहाँ भैया जी कहीं का, एक जना यूके से और एक जना बिल्कुल कहाँ बिहार से। बिहार में कहाँ से? सासाराम से। ये जो थाली में दाल लगी है, सब कुछ लगा, लेकिन चटनी गायब है तो मजा नहीं आएगा। वो ये चटनी है, ये जो बिहार है, ये ना हो तो भैया जी कहीं भी बेकार है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र जी, संतरा आ गया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नागपुर से आए हैं आप लोग। अब तो संतरे की बर्फी भी आ रही है। आइए नागपुर में, आइए कभी भी। मैं आऊंगा। आप मुंबई से हैं? मैं मुंबई से, सतीश से। मुंबई से, हाँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप जो बोलते हो ना ऐसा जोर से, एकदम मसाला डाल देते हो। बोले जब आप जोर से बोलते हैं तो आप मसाला डाल दे। ट्रांसलेट करते रहिएगा इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, थैंक यू सो। पंडित जी बहुत बढ़िया, तिरुपति से हैं। जय हो बालाजी, जय बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप लोग? बिहार में कहाँ से? खगड़िया। खगड़िया से कोई आया कि नहीं आया? अगली बार जन्म जो लेना भी है तो कोई भगवान ही तय करते हैं किसको कहाँ पैदा होना है, लेकिन अगली बार हमें खगड़िया में पैदा होना है गुरु, काशी से। आप रुकिए बाबा जी, आप तो जग के पालक हैं। हरनाम सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी, थैंक यू सो मच। अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य अनिरुद्ध देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान भी हैं, उनकी किताब भी है मेरे पास, उसने बुलाया था। पीयूष पांडे जी, बड़े लंबे समय टेलीविजन में काम किया है। पीयूष जी इधर आइए, मेरे पास आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये किताब है आपको गिफ्ट। ये जो उसने बुलाया था, ये एक सच की फरेबी दास्तां है। समझ तो गए होगे, मुस्कुरा तो बहुत रहे हैं। ये दास्तां भी हो, उसमें फरेब भी हो तो और अच्छा हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं पीयूष जी, ये फरेबी दास्तां है क्या और ये किताब क्या है? ये बेसिकली सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन देश की हर लड़की से जुड़ी हुई कहानी है।
तो मुझे लगता है कि उन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने भैया जी से कहा कि भैया जी जो इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उनके जरिए पहुंचे कहानी, अब बहुत तो दूर दूर तक पहुंचेगी कहानी। और ये पीयूष जी जो हैं, ये फिल्मी कथाएं, फिल्मी कहानियां, स्टोरी राइटिंग, लिरिक्स, तमाम सारी चीजें करते हैं। और टेलीविजन पे बड़े लंबे समय तक हम दोनों लोग एक ही चैनल में एक समय तक, लंबे समय तक रहे। एक नई किताब फिर से लेके आए हैं, आज आ गए। मैंने कहा रुक जाना भाई, किताब सारा दिखा के जाना, और अगर हमको किताब दे ही रहे हो तो सबके सामने किताब दे के जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या दिक्कत है? हाँ जैसे आपका ना बहुत अच्छा लग रहा है वो। उसको 40 साल लगे मुझे बोलने में। एक बार कहो तमाशा है कि बंदर का नाच चल रहा है क्या? बहुत अच्छा बोल रहे हो जी। जी जी जनाब। ये पीयूष, ये प्रतीक जी आपके लिए, हाँ, तो उसको पढ़ के आपको फीडबैक भी देना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने बुलाया था, एक सच की फरेबी दास्तां। जरूर पढ़ेंगे पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, और वो तमाम सारे लगे रहेंगे। आज मुझे मालूम है मेन खबर क्या है। अगर मैं खबर से ना हटूंगा नहीं, खबर पर रहूंगा। मुझे मालूम है तमाम सारे लोगों को लग रहा होगा कि शिक्षक जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, खड़े रहे, सुना है? खड़े रहिए, मैं आपसे सुन लूंगा। आतंकवाद पे सुनाना हो चाहे किसी पे कविता लिख के लाए हो, लेकिन पहले बात करने दीजिए। घर में रसोई कैसे महाराज जी रोटी का पहले इंतजाम करेंगे कि पहले कविता का इंतजाम करेंगे? तुम तो कवि हो, कविता खा खा के जिंदा रह लोगे। यहां पहले रोटी का इंतजाम करने दो। हाँ जी, लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईसीए लगा दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का। ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि इस पर इसलिए ये लगाया गया, मोटे तौर पर ये लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि जो जमाखोरी है वो ना होने पाए। लोगों को बड़ी हलचल रही एलपीजी गैस को लेकर। एलपीजी वो जो लाल सिलेंडर जो होता है घरों पे जिसे जाता है, चुपचाप खड़े रहो नहीं भगाऊंगा। तो वो जो एलपीजी सिलेंडर को लेकर तमाम लोग ना हो, इसके लिए सरकार ने कहा कि बायोमेट्रिक होगा। पहले 21 दिन में ले सकते थे, 25 दिन में वो मिलेगा, बुकिंग का सिस्टम है। ये तमाम सारी चीजें की गई हैं गैस सप्लाई को लेकर। और ये हुआ क्यों है ये सारे लोग जानते हैं। जो युद्ध चल रहा है इजराइल, ईरान, अमेरिका और खाड़ी देश में खास तौर से, और वो जो हरमूज है का जो स्ट्रेट है लगभग 167 किलोमीटर लंबा, उसमें चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे ईरान, उस सब का निर्यात वहां से होता है। भारत का तो प्रमुख तौर से 50% हिस्सा जो गैस का है वो कतर से, और कतर का इसी के थ्रू आता। इसलिए वो तमाम सारी चीजें, लेकिन सरकार ने बैठकें की हैं, कमेटी बनाई है, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं, वो तो रहेंगे ही। विपक्ष तो सवाल पूछेगा, तो वो उनके सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को दूंगा बोलने के लिए, फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ गए हैं अभिषेक जी, उनसे, और फिर द डिबेट इज ओपन। आज तो तमाम सारे लोग हैं जी। पीयूष जी, आपको भी कुछ रखना हो तो बहुत अच्छा लगेगा जी। देखिए, देश में पूरा देश इस वक्त ये देख रहा है कि किस तरीके से हम अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के दबाव में भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं। आज अमेरिका का एक मंत्री हमें कह रहा है कि भैया तुम्हें 30 दिन की मैं मोहलत दे रहा हूं, आप रशिया से तेल खरीद लीजिए और 30 दिन बाद मत खरीदिएगा। अब किससे हम तेल खरीदेंगे? 140 करोड़ का बाजार है, लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। हम किससे खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, किससे लेंगे, ये हमें तय करने का अख्तियार है, अधिकार है कि हमें अमेरिका बताएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कहता है कि मैंने वॉर रुकवा दी है। आज जो हमारा पारंपरिक दोस्त था ईरान, जिससे कि हम दुनिया भर का सामान लेते थे और सस्ता तेल भी लेते थे, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हमें हमेशा वोटिंग करता था, आज हम किस मजबूरी में हैं? आप ही ने उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट, आप ही ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग की। आप ही के जमाने में 2005, 2006, 9, आप में पूरी लिस्ट है। ले लीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपको। मैं ये बात कह रहा हूं कि जब पूरा देश एक तरफ ये कह रहा है कि अमेरिका, जो कि उसका राष्ट्रपति अपने आप को नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है और पूरे देशों पे बम फोड़ रहा है और सारे देशों पर दबाव बनाना चाह रहा है कि उससे हथियार लिए जाएं, आज हम उसके हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। और जो सिलेंडर भी महंगा हुआ है और अभी तेल भी महंगा होगा, और जिस तरीके की डील कर रही है भारत सरकार, आप देखना किसानों का कपास हो, चाहे मक्का हो, चाहे और दूसरी खेती हो, उस पर भी असर पड़ेगा, किसान भी भूखा मरेगा। तो हमें समझ नहीं आ रहा, जो भारत के प्रधानमंत्री सैकड़ों कंट्री की यात्रा कर चुके हैं, आज भारत की विदेश नीति कहां पर खड़ी है? एक बात तो मैं कहूंगा,
भाई साहब रुको रुको महाराज रुको, एक बार चुपचाप रहो। एक बात तो कहेंगे, इन 14-15 सालों में अभूतपूर्व घटना जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस घटी हैं। इसमें कोरोना भी हुआ है और हम बड़े सक्सेसफुली वहां से निकले हैं। तमाम सारे लोगों ने तमाम सारी बातें कही, लेकिन जिनको जो करना था उन्होंने वो किया। जिन्हें जो करना था, हम सवाल पूछ रहे थे, तमाम तरह के सवाल। हम जैसे पत्रकार तमाम सारे सड़कों पे घूम रहे थे, गांव गली। 2 बार हुआ कोरोना, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो लेबोरेटरी में बैठ के क्या बना रहे थे? वैक्सीन बना रहे थे। सवाल पूछिए आप, बिल्कुल आपको पूछने का पूरा हक है। संकट में हैं हम, नहीं सर, यू हैव अ फुल राइट टू से, पर मुझे अपनी बात कहने का तो हक है ना। इस देश का साइंटिस्ट, इस देश का वैज्ञानिक उस समय क्या कर रहा था? उस समय बना रहा था वैक्सीन। हम तरह के सवाल, हम नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी वाली वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी वाली वैक्सीन है। इसमें प्रधानमंत्री का क्या है? लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स जो लोग लेबोरेटरी में बैठ के बना रहे थे, जो साइंटिस्ट, वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने वही काम किया। आज भी है संकट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं, बड़ी टफ हैं, आई नो, लेकिन देश कैसे निकलेगा इसके बारे में सोचने के लिए तमाम सारे लोग हैं। एंड एवरीबडी हैव अ राइट टू स्पीक, एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक। यू प्लीज आप आ जाइए, करेक्ट कर दीजिए। इन्होंने झूठ बोला है, कहा है 30 दिन की मोहलत देते हैं। अंग्रेजी पढ़ना भी आपको नहीं आ रहा है क्या? कहाँ लिखा हुआ है 30 दिन की मोहलत देते हैं? उन्होंने कहा कि जो हम टैरिफ में लगा देंगे उसकी छूट दे रहे हैं। अरे अक्टूबर में इन्होंने यही ट्रंप साहब इन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त मोदी ने कहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। नवंबर में ऑल टाइम हाई, फरवरी में ऑल टाइम हाई। ट्रंप क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी को पर्ची पकड़ा रहा है और आपके मुद्दे आज कांग्रेस ट्रंप सेट कर रहा है। देश के विपक्ष को संप्रभुता, ये आपकी संप्रभुता कहां गई कि ट्रंप बोलता है आप सुन लेते हैं? कभी वो ट्रंप कहता है राफेल गिर गया, आप चिल्लाने लगते हैं, कोई देखा नहीं देखा मलबा। क्या इस देश की नीति है? ये कह रहे हैं कि देश में किसान भूखा मर जाएगा। कौन सा किसान? आज मैंने देखा कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर अपना रवैया लगाई थी, और बाहर में अखिलेश यादव आलू लेके आए थे, आलू से सोना याद दिला रहे थे। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू राइट। हाँ जी, मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं इन भाईजान से। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, एक देश हमसे सामान लेगा तो हम उसे फ्री देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे, और वो देश अगर हमसे सामान लेगा तो वो हम पे टैक्स लगाएगा, वो भी 18%। आप बताइए, मुझे आपसे कोई सामान लेना है, जितने लोग यहाँ खड़े हैं हाथ खड़े कर देना, प्रतीक भाई जी को बता देना, और इन भाजपा के प्रवक्ता को और इनको भी, कि आप दोगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, और आप मुझे दोगे तो मैं आपसे पैसे लूंगा। ये कौन सा तरीका? और भारत सरकार किसके पीछे छुप रही है और इतने दबाव में क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है? जब लोग ये बात पूछ रहे हैं कि कहीं एप्स्टीन फाइल का चक्कर तो नहीं है, कहीं हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है उसकी वजह से तो नहीं कर रहे हो, तो भाई तो फिर आप पीछे घूम जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो देश को बदनाम कर रहे हो। तो आप इस पे क्लैरिफाई करिए, जस्टिफाई करिए कि देश को आप इस तरीके से क्यों बेचना चाह रहे हैं। गलत, फिर गलत भी देने। अरे जब ट्रेड डील होता है तो जिस प्रोडक्ट पे डील होता है वहां पे 0 या 18 जितना % होता है। बाकी कई प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रेड डील से बाहर होते हैं, उसमें वही टैक्स लगता रहता है जो पॉलिसी होती है। यह सबको कह रहे हम पे टैक्स लगेगा, उस पे नहीं लगेगा, कहां लिखा हुआ है? अभी ये तो कह रहे हैं ट्रेड हो गया। अभी 23 फरवरी को ट्रेड फाइनल होने के लिए जाने वाली थी भारत सरकार का डेलीगेशन, भारत सरकार ने मना कर दिया है। फिर से निगोशिएशन हो रहा है। यह भारत की ताकत है कि हमने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। आम आदमी पार्टी प्लीज कम टू दिस साइड। जी प्रतीक भाई 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 2 मिनट लीजिए, आप आम आदमी पार्टी है, अनइंटरप्टेड। मैं तो अनइंटरप्टेड लीजिएगा। मैं भगवान पे दुआ करता हूँ कि ये हमारा जो भाई है, यही वाली बुद्धि ना प्रधानमंत्री जी के दिमाग में। वाली बात है, ये गलत बात है। अपनी बात कहिए, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक, बट आप अनर्गल बातें मत करिए। अभिषेक, अनर्गल बातें नहीं, ना तो प्रधानमंत्री हो, कल भी यही हुआ। आप अपनी बात कहिए ना। हाँ, आपके पास ज्यादा है बुद्धि तो वही वाली बोलिए। मैं एक लाइन में बोलूंगा। ये जो भारत के ऊपर संकट है, ये प्रधानमंत्री जो द्वारा प्रायोजित संकट भारत के ऊपर आज आ पड़ी है। ये क्यों? केवल एक व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जो पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है, एक राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में। ये क्यों कहता हूं? इसके पीछे प्रमाण है। आज प्रतीक भाई, कोई दूसरा चैनल आप न्यूज 18 चलाते हैं, आपका 6 बजे शो आता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कोई बोले कि प्रतीक भाई वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा, प्रतीक भाई बोलेंगे जी मैं तो नहीं बोलता। अगर आपकी कोई कमजोरी रहेगी,
आप कोई कर्ज लिए रहेंगे या कोई आपकी फाइल दबी रहेगी तो प्रतीक भाई वही बोलेंगे जो वो व्यक्ति। इसका सबसे अच्छा अनुभव आप ही लोगों के पास है। देखो, जब बोल रहे हैं भैया जी, जब बोल रहे हैं तो बीच में क्यों बोलते हो? इससे अच्छा उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के अलावा कोई बता भी नहीं सकता था कि कहां फाइल, कैसे फाइल, कौन सी फाइल, किधर फाइल। ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। जी बोलिए। प्रतीक भाई, इसका प्रमाण देखिए। एक राष्ट्रपति बोलता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकना चाहिए तो हमारा प्रधानमंत्री बोलता है रुकना चाहिए। वो कहता है वेनेजुला से तेल खरीदना है तो हमारा प्रधानमंत्री बोलता है खरीदना है। वो कहता है रफिया नहीं खरीदना है, हम कहते हैं नहीं खरीदना है। और तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात, तुम हो किधर? अमेरिका की तरफ हो कि भारत की तरफ हो? मैं तो भारतीय हूं। हमको एक बात, हमको रशिया से मिले तेल, हमको तेल मिलना चाहिए, हमें तेल मिल रहा है। नहीं, कोई नहीं। उसकी औकात है, उसकी हिम्मत है। फूफा कौन बना रखा था ट्रंप को? मैं तुमसे पूजा कर रहा था उसको राष्ट्रपति बनने के लिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, पूजा कर रहे थे। हम कह रहे तुम्हें भी गद्दी मिलेगी और तब हम देखेंगे, लेकिन अभी तो पहले ताकत लाओ, ताकत लाओ। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, ना तो बीजेपी। मेरा नाम लिया इन्होंने। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, पंजाब को भगवत सिंह मान चलाएंगे या अरविंद केजरीवाल चलाएगा? पंजाब को कौन चलाएगा? तब पूछते हो। तुम वही मॉडल लेके आ रहे हो। कौन सा संकट है? समझ नहीं है। ये अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति बोल रहा है अंग्रेजी जानता है। अरे भाई, मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, कोई नीति नवीन थोड़ी मंत्री को पंजाब की सुरक्षा देगा। राइट, आराम से। नाउ द बीजेपी। देखिए भैया, क्या है भैया जी, इस देश में विपक्षी जितने भी दल हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। विपक्ष के दलों को इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के राष्ट्रपति के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर विश्वास नहीं। ये तमाम लोगों ने लोकसभा से लेके अपने अपने मंत्रालय के अधीन ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक में युद्ध चल रहा है, सब लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा और जहां पे ऑयल इज नॉट वेल है, आज हिंदुस्तान में ऑल इज वेल है। अभी G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में यह तय हुआ है कि जो आज 106 रुपए बैरल प्रति पेट्रोल का दाम होने वाला था, वो घट के लगभग 90 रुपए आ गया है। और मैं आपके माध्यम से इस देश की 140 करोड़ आबादी को ये बताना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, आज माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता की ही उदाहरण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी डीजल की ट्रेन नहीं चल रही है। विगत 12 वर्षों में सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो कि 20%, अगर आज डीजल के ट्रेन चल रहे होते तो 20% अधिक प्रभार डीजल का पड़ता, जो कि नहीं पड़ेगा। ये युद्ध का एक बड़ा कारण होता। आज बिजली के क्षेत्र में, आज हम जिस तरह के सौर ऊर्जा में पूरी दुनिया में डंका बजा रहे, ईवी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो जो भी युद्ध के दौरान जो चीज की खपत अपने देश में होने वाली थी, उसकी सारी व्यवस्था भारत सरकार ने कर ली है। और जहां तक एलपीजी की बात है, घर की बात है, तो मैं अपने भाई बहनों, माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में संपूर्ण व्यवस्था है। और जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं, उसका भी भारत सरकार ने कहा है कि वो पिछले साल का रिफाइनरी के वजह से दाम बढ़ा है और आगे बढ़ने वाला नहीं है। राइट, मैं दे दूंगा। 4 कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एलपीजी और सीएनजी है, उनपे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर वो है, सबसे ज्यादा। सीएनजी जैसे जो ऑटोमोबाइल्स में होता है, एलपीजी वो जो सिलेंडर, लाल वाला सिलेंडर है, और वो जो गैस पाइपलाइन से आती है, जिनके घरों में गैस पाइपलाइन से आती है, वो उसमें कोई सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर का। 4 कैटेगरीज बनाई हैं कि कहां पे किसानों को, जहां पे रासायनिक खाद बनती, वहां पे किस प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको वो उन्होंने कैटेगराइज किया है। मैं 1 बाय 1 सबको देता जा रहा हूं। तो बहुत डिफेंस के भी आज बैठे हुए। जी जनाब, आपको आई विल गिव यू। जी जनाब अली, श्योर, आइए आप, आइए शरद जी। हाँ, आएंगे प्रतीक भाई। हाँ। मैं कह रहा हूं प्रतीक भाई, मैं किसी को नहीं मानता। मैं देश के प्रधानमंत्री। अराजकता नहीं, तुम्हें तो अराजकता फैलानी है क्या? कैसे नहीं मानते हो? सवाल पूछना अराजकता, तो मैं राजक हूँ। किसी को अगर जनता की आवाज उठा रहा राजक है तो अराजक हूँ। हम लोग जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम तो प्रधानमंत्री को मानते हैं। एफिडेविट होगा, ये अराजक लोग हैं। देखिए, ये देखिए, देखिए अराजक, देखिए
ये इनके मित्र हैं, अभी इनको उठाई नहीं है, आपके मित्र उठ रहे हैं अब। पंजाब पुलिस ने उठा प्रतीक भाई, यू हैव टू गो दर्शक। प्रतीक भाई, मैं मोदी जी को मानता हूँ, यही बात आके मोदी जी जनता के सामने बोल दें। और ये बोल रहे थे, अरे वो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे थे। इन्होंने डीजल और पेट्रोल के लिए बांग्लादेश के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, 5000 टन लीटर डीजल इन्होंने भेज दिया। जब देश के अंदर आज डीजल और पेट्रोल पे संकट है, और उस बांग्लादेश को जो हमारे हिंदुओं की हत्या किया, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार आ गए सनातनी, आ गए भाई, आ गए। Are you getting my point? No, please translate. आ गए सनातनी, आ गए। और मैं कह रहा था बड़ी डिबेट में बड़ी देर हो गई है, सनातन कहाँ चला गया बड़ी देर से? एक कांग्रेस पार्टी मोदी को हटाने के लिए सर 50,000 करोड़, ये लोग कांग्रेस लिया 50,000 करोड़ ट्रम्प से कि मोदी हटाओ। एक कांग्रेस ने लिया, एक पेपर में दिया था, डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। डिबेट को ऑफ कोर्स ऑल इज वेल। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे पूरे देश में ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, ऑल इज बैड है। आज देश में मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के समय में 60-70 रुपए डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपए पहुंच गया, ये ऑल इज वेल है। यहां पर आज गैस के दाम डबल हो गए, ये ऑल इज वेल है। आप सिलेंडर फ्री देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप देश में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आज देश की विदेश नीति खराब है, ये ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, पूरे देश के युवाओं से पूछो कि क्या ऑल इज वेल है? राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। शास्त्री, यू हैव टू वेट जी। इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान और यूएस की लड़ाई जो है वो भाजपा ने कराई है। इनकी बात सुन के ही नजर आ रहा है सारी लड़ाई की जड़ जो है वो भारत में है। अरे भैया, वो आपस में लड़ रहे हैं, भारत ने एक निष्पक्ष स्टैंड बनाया हुआ है। ऑडियो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ईरान आज भी हमारा दोस्त है। ईरान की शिप को हमने पनाह दी है, यहाँ पर चाबहार पोर्ट में हमने निवेश किया। उसके बाद यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान हो रहा था। हमने उसको चाबहार पोर्ट से कुछ समय के लिए काम रोक दिया। जितने तथ्य, अच्छा डील की बात कर रहे थे, यूएस डील की, यूएस डील को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तो वो डील तो आज है ही नहीं। उस डील के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, और उस डील को अगर भारत ने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वो 2 अप्रैल को कर लिया होता, फिर इसको इतना लंबा लटकाने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप जो नंबर्स है, आज जो परिस्थिति है, मैं जनता की बात करूंगा। मुझे एक चीज बशरत जी आप करिए, बिल्कुल मैं आप आए इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही बात कहना, जब परेशानियां हो, सारे लोगों को पता है इस समय जियो पॉलिटिकल, जब मैं कहता हूं जो भू स्थिति है पूरे दुनिया की इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, हम सारे लोग जानते हैं। युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध के बादल भी घने मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिसगाइड मत करिए जी। और मैं जनता को एडवाइस देना चाहूंगा, ये तो तू मैं बहस इनकी चलती रहेगी। आप जो गैस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर, उसमें थोड़ी सी किफायत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर युद्ध, अरे सुन लो यार, तो आप सुन लो बात को, मैं काम की बात कर रहा हूं, ये बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर लड़ाई देर तक चलती रही तो यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की, जिस प्रकार बॉम्बे में कुछ लोगों ने होर्डिंग करी, होर्डिंग करने की वजह से एस्मा लगाना पड़ा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं, जिससे कि आप होर्डिंग ना कर पाए, आप हड़ताल ना कर पाए। मुझे लग रहा है लोगों को किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो हम बाहर से लेते हैं, हमारे यहाँ मात्र 13% बनती है, बाकी की हम बाहर से लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि 10% प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। और इसमें रास्ता क्या है कि लोगों को इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का भी बैकअप रखना चाहिए अपने। भैया मैं कह रहा था, आ नहीं पाओगे, ऐसे नहीं आ पाओगे, आने के लिए कुछ और तरीका चाहिए, टेक्निक उसके लिए कुछ और चाहिए। मैं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, करने वाले आप हैं जी। हाँ, मुझे हाँ, जनता बताएगी, जनता ही बताएगी। लोगों को अपने घर में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी इंतजाम रखना चाहिए अगर ये लड़ाई बढ़ती गई। क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो बयान आ रहे हैं वो ईरान कह रहा है हम 1 लीटर तेल यहां से गुजरने नहीं देंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये युद्ध खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार के बयान से लोग भ्रमित हो रहे हैं, सप्लाई रुकी हुई है। आपको इंतजाम रखना चाहिए, जो जरूरी चीजें हैं भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि पहले हम घर में जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ध्यान रखा जाएगा। स्थितियां ये हैं कि 1 लीटर नहीं देंगे और वो कह रहे हैं कि हम 30 गुना और तेज आक्रमण करेंगे। ऐसी स्थितियों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए था। पूछना ये चाहिए था कि कहीं से कोई रास्ता, कहीं से कोई रोशनी निकलती है तो बताइए।
हिकमत किसी के पास नहीं है, गद्दी की तरफ दृष्टि सबकी अपनी अपनी है। और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। यही है कि किसी तरह गद्दी जो है क्या हो, हाँ? क्या जाए, गद्दी वापस आ जाए, गद्दी वापस आ जाए या गद्दी मिल जाए, दोनों यही है मुश्किल। सबसे ऐसे थोड़ी ना गद्दी मिलती है जी। देखिए, आपने कहा कि जो सरकार वर्तमान में है कई सारे आपदाओं से गुजरी है, मैं मानता हूं इसको, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए मनमोहन सिंह सरकार के एक समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2008 में $147 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी, तब भी भारत में तेल के मूल्य काफी ज्यादा कम थे उसके तुलना में। तो वर्तमान सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में तेल की कीमतें काफी ज्यादा कम रही है, भारतीय नागरिकों को उसका उस रुपए लाभांश नहीं मिला है। तो कम से कम हम लोगों ने देखा कि कल $119 प्रति बैरल तक मूल्य पहुंचे थे, लेकिन फिर वो आज 90-92 पे आ गया है। तो अभी तत्काल तो राहत की स्थिति है, लेकिन अगर तेल के मूल्य बढ़े भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो सरकार को कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं को यहाँ पर राहत की स्थिति लानी चाहिए। और दूसरी चीज, गैस को लेकर मैं कहूंगा कि सरकार आज 11वें दिन बाद वो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा रही है। आज 11वें दिन जब लड़ाई के चल रही है तब वो एस्मा लगा रही है। आप कहाँ सोए हुए थे? अभी मैं देख रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबरें आ रही है सर, एस्मा जब लगाया जाता है, अगर होर्डिंग की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है, कहीं हड़ताल की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है। आप पहले ही थोड़ी ना एस्मा लगा देते हैं। आप लगा भी नहीं है, आप क्यों इनका क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तेल पर वैट लगता हुआ है 44%। सभी पार्टियों के राज्य सरकारें कमाती है और केंद्र सरकार कमाते हैं। हमारे पास मतलब 44% जो रेट है उसको मार्जिन को कम कर सकते हैं, रेट को स्टेबल करने के लिए। इसलिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि 44% मतलब आधी कीमत। सारी तो आर्थिक जगत के जानकार आदमी हैं, ये तो सब रोज पेपर में लिखते हैं। मैं छुपा देते हैं क्या कुछ चीज? मैं कुछ नहीं छुपाता सर, मैं तो कह रहा हूँ अभी रेट महत्वपूर्ण नहीं है, अभी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों तक सप्लाई किस तरह से पहुंचाते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज है। अभी गांव घर तमाम जगहों पे अभी देखिए, जब यहाँ पे ये व्यवस्था हुई, देखिए सरकार का मंशा हो सकता है सही हो कि उन्होंने घरेलू लाल सिलेंडर के लिए उन्होंने बाकी वाणिज्यिक सिलेंडर। अच्छा, मैं आप अर्थशास्त्री हैं, आप सब कुछ जानकार हैं, ऐसी स्थिति में आप जनता सरकार इनके साथ खड़े रहेंगे या क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल, बहुत एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये शो तो ऐसे ही वाला है, जनता वाला। मैं तो जनता के साथ भी खड़ा हूं, सरकार के साथ भी खड़ा हूं, लेकिन सरकार को कुछ सुझाव तो दूंगा। मैं केवल यही तो कहना चाह रहा हूं कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सर लोगों के घरों में शादियां हैं और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग चिंतित हैं। अभी राजस्थान से लेके चित्रकूट तक हर जगह से ये खबरें आ रही है सर कि वहाँ पे लोगों को सिलेंडर के लिए दिक्कत आ रही है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर आप घरेलू उपभोक्ताओं का ध्यान रख रहे हैं, मुंबई इसीलिए राहुल जी आज घोषणा करते हैं कि कल से वो पैदल चलेंगे। जरूरत पड़ेगी बिल्कुल चलूंगा सर, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल चलूंगा। और कल से भैया जी भी पैदल चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां शादी हो रही है। नहीं, आपकी चिंता ना। हेलो, बातें बनाना बड़े आसान है और सुझाव देना देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संतुलन तो सरकार। भाई क्यों हम आप बड़ी जल्दी बताने लगते हैं। पाकिस्तान में कर दिया गया है तो आप भाई पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान ने तो 2 सप्ताह के लिए स्कूल भी बंद कर दिए, वो उन्होंने दफ्तर भी बंद कर दिया। हम हमारा मॉडल पाकिस्तान। हम तो मर्सिडीज से ही चलेंगे, हम मर्सिडीज से चलेंगे, लेकिन सवाल पूछेंगे जरूर। सवाल पूछेंगे सर। केवल मेरा ये कहना है कि एक संतुलन की स्थिति आपको बनानी पड़ेगी, आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, आपको बैठाना पड़ेगा। 140 करोड़ आबादी वाले देश हैं, तो इसमें आप अगर तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा शरद जी ने कि हमको थोड़ा किफायत की तरफ अगर देखें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं कही उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज 11वें दिन आपकी नींद क्यों खुल रही है? आप देर से क्यों खुल रहे हैं? आप तो लोगों को दावा कर रहे थे पर्याप्त स्टॉक है, इसका मतलब है कि आपने पहले से युद्ध की तैयारियां नहीं कर रखी थी। सीधी बात है कि सरकार और विपक्ष के बीच में जो है चूहा बिल्ली की दौड़ चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, इससे बच नहीं सकते आप। शरद जी ने जैसे कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। और जो सवाल ये है कि कितने दिन बाद नींद से जागे, अगर हम 15 दिन बाद जागते हैं तो भी ये आरोप लगता सरकार पे कि 15 दिन बाद जागे, 7 दिन बाद जागे तो भी 7 दिन हो सकते थे। तो ये बात तो लगेगी। सरकार को पूरी कोशिश करनी है कि जनता का हित रखा जाए ध्यान में। और 70% आयात हम गैस का करते हैं, 75% करते हैं और 50% तो उसी रास्ते से करते हैं, 50-55। तो ये संकट है। और मेरी बात जो है वो ये कि ये लंबा युद्ध खिंचा तो दिक्कतें होंगी और तब हमको सबको जो ऊर्जा जरूरत है हमारी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ज्यादा स्थितियां, भगवान करे ना, ऊपर वाला सब रहम करे, है ना, जो रोज अब ये मसाला खा के आ रहे हैं ना,
हाँ चलो भैया जी देखा जाए, भैया जी वहीं घर में बैठिएगा, भैया जी ना देखिए ना आइएगा। हाँ रुकिए, हाँ जी बोलिए। कभी का क्या होता है कि अगर कविता ना सुनी जाए तो उससे ये भी डर रहता है कि हार्ट फेल हो सकता है उसका। तो बोलिए, चलो सुनाइए, जल्दी सुनाइए, मैं टाइम नहीं है ज्यादा। आईना देखा हम सभी ने, क्यों मुरझाए चेहरे हैं। आईना देखा हम सभी ने, आईना देखा हम सभी ने, क्यों मुरझाए चेहरे हैं। आतंकवाद की इन लपटों में क्यों झुलसे चेहरे हैं। अरे कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, पर मत खेलो एक खून की होली। श्रद्धा प्रेम सद्भावना की भर लो तुम झोली। यही कहने आए थे आज। अब चलो आज कम से कम आज रोटी तो हजम होएगी ना। कभी के साथ ये बड़ी दिक्कत है, अगर ना सुनाए कविता तो। बहन नमस्ते, कहाँ से आना हुआ। साउथ गणेश नगर। साउथ गणेश नगर। साउथ गणेश नगर कहाँ, ये तो दिल्ली में। दिल्ली इतना बड़ा समझ नहीं आता है। जी नमस्ते, कुछ कहना है आपको। हाँ जी सर, बिल्कुल काम। सर मोदी जी कुछ भी कर ले, इनको रोना ही रोना है। किनको? विपक्षी पार्टियों को। इनको आना नहीं है, इनको रोना ही रोना है। मोदी जी कुछ भी कर ले, देश के लिए कितना भी अच्छा कर ले, इनको उसमें खोटी दिखती है। ऐसा क्यों है भाई, विपक्ष बताएगा। जी पहले मैं डिफेंस वाला पूछ लूं, उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी जनाब। चलो वह जैसे कि आपको सबको पता है कि हम हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सब, हम इस पर विश्वास करते, बराबर है। मतलब जीवो और जीने दो। अभी हमारी जो डिप्लोमेसी है, जो हमारी कूटनीति है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी स्टैंड हमारे सरकार का यही है कि हम किसी के अशांति के पक्ष में नहीं, शांति के पक्ष में जो भी सोल्यूशन होगा वो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक से ही होगा। बावजूद भी इसके अभी बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने अपनी या प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, ये भारत माता, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हमेशा सभी देशों के ऊपर सिक्योर तब तक रहेगा जब तक हम अपनी नीति के ऊपर हम कायम रहेंगे। और निश्चित बताना चाहता हूं भरोसे के साथ कि हम चाहे कुछ भी हो वर्ल्ड में, हमारा स्टैंड सबसे ऊपर होगा और हम मजबूत स्थिति में होंगे। ये जय। कहाँ से आना हुआ सर आपका। यस, मैं अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। जैसे सर कह रहे थे कि वासुदेव कुटुंबकम, हमारा इंडिया इसी क्या प्रिंसिपल को मानती आ रही है, एंड शायद से इसलिए शांति भी है। हाँ मानती हूँ कि एलपीजी गैस बहुत बढ़ गया है, मतलब चीजें दिक्कतें हैं, लेकिन कंपेयर कीजिए एज कम्पेयर टू ईरान इराक, बम नहीं आ रहे यहाँ पे, चीजें काफी बढ़िया है। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो करना पड़ेगा, बट स्टिल वी आर एट वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। राइट, बिल्कुल। हम पिछले 11-12 साल से एडजस्टमेंट ही तो कर रहे हैं। हमें नौकरी नहीं मिल रही तो एडजस्टमेंट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है तो एडजस्टमेंट हो रही है, गद्दी नहीं मिल रही तो अरे भाई ये जनता का सो। दूसरी बात, मेरे साथी कह रहे थे कि भाई साहब आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, अभी गैस नहीं मिलेगा तो आप इंडक्शन ले आइए। अरे भैया इंडक्शन बिजली से चलता है, बिजली का बिल कौन देगा। अभी आप फिर कहोगे कोयला ले आइए, फिर कोयला नहीं मिलेगा। करें क्या। अच्छा तुम बताओ करें क्या, हमें बताओ तुम करें क्या। सर सुनते लीजिए। अरे मैं सभी लोगों को कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, नाली की गैस से आप आग बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मोदी जी ने सिखाया था मुझसे। देखा, यही, रुको खड़े रहो, मोदी जी ने किया, ले खड़े रहो। मौका यही होता है जब छाले लगे हो, छाला फूट जाए तो नमक लेके थैली की खड़े रहना चाहिए, नमक डालना चाहिए। कोई पूछ ले अभी इनसे कि अगर सोना आ जाए, आलू डालें तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तब दिक्कत हो जाएगी, तुरंत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसा पीछे आइए, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी रुको यार, तुम भगा दूंगा तुम्हें यहाँ से। देखिए भैया, आज पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, उसके बावजूद भी आज हम लोग ने होली का त्योहार मनाया, पूरे देश में रमजान का त्योहार मन रहा है और हम रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भारत के लोगों, हमको बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और ये बात सच है। जो बहुत चीजें हैं उनपे हैव टू बी प्रिपेयर। एब्सोल्युटली। आज सरकार, उद्योग और नागरिक, ये तीनों को एक साथ रहना है, तभी ये देश विकसित भारत की कल्पना के साथ आगे बढ़ेगा। और इस देश के लोगों ने जो संकल्प ले रखा है, ये निश्चित तौर पे पूर्ण होके रहेगा। जी, what we have to do, this is the important question, what we have to do now। एक कड़वी सच्चाई, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, कि ये युद्ध हर घंटे, हर आधे दिन बाद, हर दिन एक नया मोड़ लेता है। तो आप लॉन्ग टर्म भविष्यवाणी किसी भी चीज की नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि आपका शो रोज होता है, तो आप रोज परिस्थिति फर्क हो सकती है। किसी एक परिस्थिति को लेकर लंबा कमेंट कर देना मेरे हिसाब से गलत होगा। आपको रोज आकलन करना पड़ेगा, रोज नए बयान आ रहे हैं, रोज नई मिसाइल्स गिर रही हैं।
हमें ये नहीं पता ये युद्ध कब तक चलेगा, हमें ये नहीं पता ईरान के पास कितना असला व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। मुझे लगता है लोगों को कंजर्वेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, उनको किफायत से चलना चाहिए, अपनी बचत अपने पास रखनी चाहिए। हो सकता है ये लड़ाई लंबी चले तो वैश्विक मंदी भी आ सकती है, और अगर चले तो जो आप कह रहे हैं ना, हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है एनर्जी के लिए डाइवर्सिटी रखना। केवल हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आपको डाइवर्सिटी रखनी पड़ेगी। और इसी मामले को लेकर हमारी सरकार रूस से भी ले रही थी। राइट, मैं जरा इधर से पूछ लूं एक बार, बहुत दूर से आए हैं लोग। हाँ जी सर, हाँ। जब हमारे पास सीमित संसाधन हो तो हमें कुछ अल्प कटौतियां जरूर करनी चाहिए। युद्ध जैसी भयानक स्थिति के लिए हम सभी लोग। बहन कहाँ से आना हुआ? श्री गंगानगर। अब क्या करती हैं आप? मैं प्रिंसिपल हैं? कहाँ? मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ सर। अरे अंदर आइए, अंदर आइए, आइए इधर आइए, आइए इधर आइए बहन जी, इधर आओ, इधर आओ, इसको नीचे करो, अरे लो नीचे करो, नीचे करो, अंदर आओ। बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ बैठे थे। हाँ हाँ, बहन क्या नाम हो गया आपका? मैं चंद्र प्रभा श्रीवास्तव। हाँ, जब स्थितियाँ विकट हो तो क्या करना चाहिए? युद्ध जैसी स्थिति, अपने घर की सोच लो, कोई सीमित संसाधन है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कटौती करेंगे ना। हाँ, तो ऐसी युद्ध जैसी स्थिति देश हित में हो तो कुछ कम, 4 गाड़ियों की जगह 1 गाड़ी में ही जाओ ना। स्टाफ 4 गाड़ी लेके क्यों जा रहा है भाई? कुछ तो कटौती हर क्षेत्र में हो सकती है। आपके छोटे छोटे लक्ष्य, एक एक व्यक्ति के छोटे छोटे लक्ष्य महान उपलब्धि इस देश को दे सकते हैं। तो इसलिए हम ही सब बहन त्याग नहीं कर पाएंगे। देखिए बहन, ना ना ना, रियली वेरी सॉरी, ना 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 बहन, ये देखिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए बहन, मैं ना बहन, ना 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 बहन, त्याग नहीं कर पाएंगे। ये जो जबान है लब 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 ये चला देंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ना 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 ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, त्याग नहीं हो पाएगा हमसे। हम बिना वर्दी के सैनिक हैं। एक एक देश का व्यक्ति ये मत सोचे कि सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक ही सैनिक है, वर्दी वाला। एक एक छोटा छोटा बच्चा भी सैनिक है। हम सभी सैनिक है। कारगिल युद्ध के समय मेरे स्कूल के बच्चों ने एक दान पेटी लगाई तो उन्होंने अल्प अपनी जेब कटौती से दिया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कटौती? हम क्यों नहीं चल सकते पैदल? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भाई, हमारी जो बहन है और हमारे गर्व है भारत के 140 करोड़ लोगों पे, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए, और इस मिट्टी से हमें प्यार है प्रतीक भाई। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है जब पूरा देश, और अब तो भैया जी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, पैदल चलने के लिए तैयार हैं। हमारा भाई हरनाम भाई, अमित भाई, सब पैदल चलने के लिए तैयार है। और तुम बताओ वैगन आर पे चलने के लिए तैयार हो या नहीं? तुम भी वैगन आर पे चलने के तैयार हो कि नहीं? हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी अपने मित्र बांग्लादेश को जहाँ हिंदुओं की हत्या हुई, वहाँ पे 90,000 टन लीटर अपना पेट्रोलियम वहाँ भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं बता दीजिए, ये भाजपा प्रवक्ता बताइए, ये बताइए, इसका जवाब दे, क्यों भेजा इन्होंने? आपको मालूम है? हम बता दीजिए। बर्मा से हमारी अरहर की दाल की एक डील है, आप सुनिएगा। आप ये कहेंगे कि इतना 5,000 टन आपने अरहर की दाल, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं आपको। जब आप ट्रीटी साइन करते हैं तो उसके साथ कुछ नीतियां जुड़ी होती हैं, ड्यूटीज जुड़ी होती हैं, और उसके साथ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो आपको फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर दिया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा। ठीक है, ठीक है ना? मैंने बता दिया ना कि वो चीजें बता देंगे। जी जी, उनके साथ एक एग्रीमेंट पहले से साइन किया हुआ है, बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ, उसकी कमिटमेंट आपको, अरे युद्ध कहां से आ गया इसमें यार, युद्ध कहां से आ गया इसमें? वो कमिटमेंट आपको पूरा करना होता है, और भारत की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, इस पॉलिसी को भारत फॉलो करता है हर हालत में। सर, सारे कमिटमेंट आप विदेश